Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall study the same topic. In the previous video we have discussed in part 12 that liberalization of foreign trade and the foreign investment policy. अब इसमें क्या है, मैंने समझाया था इसकी प्रीवियस वीडियो में इसमें मैंने समझाया था लिबरलाइजेशन, विदेशी व्यापार में लिबरलाइजेशन एंड विदेशी निवेश में लिबरलाइजेशन, विदेशी नीतियाँ में है लिबरलाइजेशन, छूट के बारे में बात की गई थी। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। यह है पार्ट 13 ऑफ दिस चैप्टर वीडियो। नंबर 1 पॉइंट हेयर इज दैट स्टार्टिंग अराउंड 1991, माने जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी वह कब स्टार्ट हुई थी? 1991 में। some far reaching changes in policy were made in India। कुछ नीतियाँ चेंज हुई थी कब? भारत में 1991 में क्या हुआ था? नीतियों में चेंज हुआ था। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete with producers around the globe। उन्नीस सौ 91 में क्या हुआ था? सरकार ने यह डिसाइड किया, यह निर्णय लिया कि अब समय आ चुका है कि भारत के जो उत्पादन करता है टू कम्पीट, क्या कम्पीट करेंगे? विथ प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। विश्व में जितने भी उत्पादन करता है उस उत्पादनकर्ता को क्या करेंगे? कम्पीट करने का समय आ चुका है। बात समझ में आया? माने 1991 में भारत सरकार को लगा कि हमारे जो उत्पादन करता है जैसे फार्मर्स हो गए, ठीक है ना, और भी सारे जो हैं, तो वे क्या करेंगे? विश्व के जो उत्पादन करता हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, यदि वो उत्पादन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? कम्पीट करेंगे। बात समझ में आया? अब आप सोचो थोड़ा इसके ऊपर कि किस तरह से हम कम्पीट करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? कैसे कम्पीट करेंगे? क्योंकि हमारा जो राज्य है, हमारा जो कंट्री है, वो किस तरह का कंट्री है, यहाँ पर किस तरह फार्मर के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण हो रहा है, किस तरह उनके ऊपर समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसान फांसी लगा लिए, भूखे मर रहे हैं, और तो और हम देखते हैं किसान बहुत सारे कर्ज में डूब गए हैं। तो ये जो समस्याएं हैं हमारे देश की, हम कैसे कम्पीट करेंगे वर्ल्ड के उत्पादनकर्ता से? क्योंकि हमारा देश किस नाम से पहचाना जाता है? एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से पहचाना जाता है। हमारा भारत जो है वो फेमस है एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 75% जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से कम्पीट करेंगे? यदि उन्हें अच्छी सब्सिडी नहीं मिलेगी, यदि वो किसान को उचित मूल्य नहीं मिलेगा अपने उत्पादन पर, तो क्या वो कम्पीट कर पाएंगे? लेकिन यदि विदेशियों को, यदि ग्लोब में रहने वाले, जो विश्व में रहने वाले, जो फॉरेन में रहने वाले कृषिकर हैं, यदि उनको, उनकी सरकार उन्हें ह्यूज सब्सिडी दे रही है, तो वह आराम से एक भारतीय किसान को कम्पीट कर पाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा इसके ऊपर यदि कंसर्न करें तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, इन द नेक्स्ट पॉइंट वी शैल स्टडी मोर इट अबाउट दैट द लिबरलाइजेशन इन द पॉलिसी। ओके, यस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड। यदि फॉरेन ट्रेड पर जो बैरियर्स हैं, माने रिस्ट्रिक्शंस जो है, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, माने विदेशी ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शंस बना हुआ है और विदेशी निवेश पर जो रिस्ट्रिक्शंस बने हुए हैं, वो रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। माने जो विदेशी निवेश पर और विदेशी व्यापार पर जो रिस्ट्रिक्शन 1991 के पहले बना हुआ था, यदि वह रिस्ट्रिक्शंस खत्म होते हैं, ध्यान सुनना जिसको, 1991 के पहले
जो रिस्ट्रिक्शन ट्रेड बैरियर्स था विदेशी व्यापार पर जो और विदेशी निवेश पर, वो रिस्ट्रिक्शंस यदि खत्म होते हैं 1991 में, तब क्या होता है, उन्हें लिबरलाइज करना पड़ेगा, उदारवादी करना पड़ेगा उनके टैक्स बैरियर में। लार्ज एक्सटेंट क्या है, रिमूव्ड हुआ। इसका माने ये हुआ दिस मीन्ट दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड। गुड्स क्या है, इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्ट, माने खत्म करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ईजिली, आराम से। यदि ट्रेड बैरियर खत्म होगा तो विदेशी चाहे भारतीय क्या करेंगे, गुड्स को भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं, वो भी चाहें गुड्स को भेज सकें और मंगा सकें। यदि ट्रेड बैरियर खत्म होगा, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, तो आराम से क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है, इजिली। एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज, देखो यहाँ एक और चीज़ है, एंड ऑल्सो माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कर सकते हैं इजिली बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। उसके साथ साथ विदेशी फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियां क्या होगी, कुड सेटअप, वो भी सेटअप हो सकती हैं। फैक्ट्रीज, विदेशी कंपनियां एंड फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, विदेशी कंपनियां, विदेशी फैक्ट्रीज एंड विदेशी ऑफिसेस हेयर, यहाँ पर सेटअप हो जाएंगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। 1991 में जब यह नीति आई तो इसमें क्या हुआ, जब ट्रेड बैरियर खत्म कर दिया गया तो आराम से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, विदेशी कंपनियां हमारे भारत में और किसी कंट्री में वह आराम से अपने कंपनी खोल सकते हैं, अपने ऑफिसेस सेटअप कर सकते हैं और फैक्ट्रियां भी खोल सकते हैं। इसका माने ये आप समझ सकते हो, यदि भारत में ऐसा हो रहा है तो आज़ादी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि जो गलती हमने आज से बहुत वर्ष पहले किया था, जिस जहांगीर ने क्या किया था, ज़मीन दिया था विदेशियों को ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम क्या हो गए, विदेशियों को गुलाम हो गए और आते आते हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फ्रांसीस आ गए, पोर्चुगीज़ आ गए, डच आ गए, ऐसे करके बहुत सारे विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आकर यहाँ ज़मीन लेकर और क्या कर लिया, धीरे धीरे व्यापार किया और व्यापार करते करते एक समय ऐसा आया कि हमें क्या हुआ, विदेशियों का गुलाम बनना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि ये साइकिलिंग हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से नीतियाँ ये बन रही हैं, इसी नीतियों के हिसाब से कभी कभी तो यह समझ में आता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि इस तरह षड्यंत्र के माध्यम से क्या हम फिर से तो विदेशियों के गुलाम तो नहीं हो रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट दिस थिंग्स। इसके आगे और वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड लर्न इट वेल। ओके, थैंक यू।